फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तो आज ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो ये चैप्टर का लास्ट है और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, नए शासन की स्थापना। तो देखो, नए शासन की स्थापना क्या है? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा करी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें रेजिडेंसी कहा जाता है। तो ब्रिटिश रेजिडेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिश रेजिडेंसी क्या होती है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है? बंगाल, मद्रास और बम्बई, मतलब ब्रिटिश वहां से डायरेक्ट रूल करते थे। इसके बाद है, हर एक का शासक गवर्नर होता था। मतलब ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, इनमें हर एक में क्या था? गवर्नर होता था। ठीक है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, तो गवर्नर के भी ऊपर क्या था होता था? गवर्नर जनरल होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय है। मतलब उन्होंने कानून के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी। ठीक है, हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजी अदालत और दीवानी अदालत। तो अपन आज के टाइम पे देखते हैं 2 टाइप की अदालत होती है, फौजदारी अलग होती है और दीवानी अलग होती है। मतलब जैसे कोई मर्डर करता है तो उसके लिए अलग अदालत होती है, और अगर कोई कोर्ट का दूसरा जैसे तलाक वगैरह के विवाद होंगे तो उसके लिए अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो दीवानी अदालतों पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, दीवानी अदालतों के जो मुखिया थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ठीक है, दीवानी मामलों के। ठीक है, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ठीक है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी। ठीक है, उन लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो न्याय व्यवस्था, मतलब जो न्याय व्यवस्था थी वो उसको चेंज करने का काम किसने किया था? तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने उनके सुधारों के बारे में काम किया था। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं अपन यहाँ पर कि इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट सुधार किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कानून व्यवस्था स्थापित की थी, एक फौजदारी एक दीवानी। ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। ठीक है, इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। मतलब अलग अलग हर कोई जैसे अलग, एक पंडित अलग बोलता है, एक पंडित अलग बोलता है, तो सबने मिलकर क्या करा, एक साथ भाई आप मिलकर काम करो और एक साथ कानून बनाओ। एंड बी हॉलडे एंड बी होलहेड ने संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 को रेगुलेट एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आजकल एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगे हैं और बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें हर एक चीज पे स्पेशली ध्यान देना है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम इकट्ठा करना होता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों या गरीबों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया था। सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था।
सेना में सवारों का दबदबा था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो सूरत बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेनाओं के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या कहते थे वो, कि सिपॉय कहते थे। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1820 के दशक में से जैसे जैसे युद्ध तकनीकें बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। यहाँ सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और माचलोक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अपनी पैदल टुकड़ी की ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। भाई उन्होंने फौज की स्थापना कैसे करी, इसमें बता रहे हैं। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समाज की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे, मतलब जो सिपाही होते हैं वो एक्चुअल में कैसे क्या बनते हैं, वो अपनी किस जाति से आए, किस समुदाय से आए, ये सब छोड़ने के साथ मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, इन सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। मतलब वहां पर उनके साथ में गलत व्यवहार हुआ, तो फिर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। तो ये पूरे हमने एक चैप्टर कवर करा है। ठीक है, तो ये क्लास 8th का चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, हम इस चैप्टर के एंड में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। शुरुआत इन्होंने एक कंपनी से करी थी, फिर धीरे धीरे ये पूरे साम्राज्य इन्होंने फैला लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत में पहुंचते पहुंचते 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी थी। ठीक है, मतलब 6 से 8 महीने और 3 हफ्ते, यानी कि पूरा मतलब 21 दिन में ही। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। 1857 तक उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। यहाँ तक हमें अंग्रेजों की जो जीत थी, मतलब जो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत थी, वो सबसे पहले किससे हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई से हुई थी। तो प्लासी प्लासी का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट नंबर का का आंसर है ये। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं हम। तो सेकंड का है हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे, वो हम जानते हैं मैसूर के शासक थे। तो ये दोनों जो थे वो कहाँ के शासक थे, मैसूर। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया था? तो डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत स्टार्ट किया था, लैप्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित थी? तो देखो, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के पश्चिमी भाग यानी कि इधर महाराष्ट्र और यहाँ पर हमारा मराठा था, यहाँ पर मराठा था। ठीक है, तो ये हमें भारत मतलब भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे थे? तो भारत के यहाँ पर हमारे क्या है, मसाले हैं। ठीक है, एक तो मसाले, मसाले के अलावा हमारे रेशम है। ठीक है, तो रेशम है, तो ये कॉटन है, ये सारी चीजें इनको आकर्षित करी थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद चल रहा था। तो देखो, बंगाल के नवाब चाहते थे कि वे कंपनी टैक्स दे। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या चाहती थी कि वो टैक्स ना दे।
ठीक है। और इसके अलावा अंग्रेज जो थे वो किलेबंदी कर रहे थे, मतलब उनका जो किला है वो मतलब बढ़ाते जा रहे थे इनका एरिया। बंगालों को वो मतलब जरूरी नहीं समझते थे, मतलब बंगाल नहीं चाहते थे कि अपना एरिया बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बीच में विवाद बढ़ने लगी था। ठीक है, तो देखो इसके बाद हाँ आगे बात करते हैं। अ, एक सेकंड। देखो अब इसके बाद बात करते हैं दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। तो देखो दीवानी मिलने से अब क्या हुआ कि उन्होंने दो तीन जगह की दीवानी ले ली, मतलब उनका अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो उन्होंने क्या करा फिर वहां पे टैक्स वसूलने लग गए। अब टैक्स लेने लग गए तो इनके पास आमदनी आने लग गई। ठीक है, अब आमदनी आने लग गई तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आज तुम्हारे पास आमदनी आएगी तो तुम मजबूत हो गए सही। ठीक है, तो इस तरीके से उनको मतलब बेनिफिट मिलता चला गया और उनको खर्चे के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकंड। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने टीपू सुल्तान से खतरा क्यों मानती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टीपू सुल्तान से इसलिए खतरा मानती थी क्योंकि टीपू सुल्तान जो था उनको वो फ्रांसीसियों का सहयोग था। ठीक है, फ्रांसीसी से सहयोग मिल रहा था उनको, मतलब एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे थे। साथ में इनकी जो सेना थी वो भी स्ट्रांग थी टीपू सुल्तान की, तो अंग्रेजों का विरोध भी करते थे ये, इस वजह से ये इनको खतरा मानती थी। तो यहाँ तक कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन से क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं सब्सिडी अलायंस क्या होता है। तो देखो सब्सिडी अलायंस क्या होता है। तो सब्सिडी अलायंस की जो शुरुआत थी वो की थी लॉर्ड वेल्सली ने की थी। लॉर्ड वेल्सली वेल्सली ठीक है, लॉर्ड वेल्सली ने की थी। ठीक है, इसमें था कि उन्होंने बोला था कि मतलब भारतीय शासक को राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, यानी कोई भी राजा है उसको अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी। उसका खर्चा भी राजा को देना पड़ता था और अगर वो मतलब जिस जिस जगह सब्सिडी अलायंस हो गई जिस राज्य में, वहां पर वो अंग्रेजों की हेल्प लिए बिना, मतलब अंग्रेजों को बताए बिना वो ना तो युद्ध कर सकता था, ना कोई भी मतलब ना तो युद्ध कर सकता था ना कोई संधि कर सकता था। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं हम कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह लगता। तो देखो राजा तो अपनी प्रजा के लिए शासन करते थे, लेकिन अंग्रेज के कंपनी क्या करती थी, अपने को क्या करना है, फायदा उठाना है यहाँ से। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना चाहती थी। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती थी। तो राजा महाराजा तो उससे अलग तो हो गई सही, हम जैसी बात है। ठीक है, और उसके अलावा वो यहाँ पे टैक्स वसूलना और लोगों को अपने अंडर में करना चाहते थे। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने न्यायिक व्यवस्था में चेंज लाया है। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन लेके आया। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि अपने जो इंडियन सैनिक रखना शुरू करा इन्होंने, इंडियन सैनिक रखना शुरू करा। ठीक है, इंडियन सैनिक रखना शुरू किया, उनको नियमित वेतन दी। ठीक है, नियमित वेतन दी, लेकिन फिर भी सारा कंट्रोल किसके अंडर था, कंट्रोल था अंग्रेजों के अंडर में। किसके अंडर में था, अंग्रेजों के अंडर में। तो फाइनली जो बोस थे वो अंग्रेज ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। और अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।